रिस्पॉन्ड कर दो। यस सर। यस सर। तो Yes. उसमें थोड़ा सा लास्ट पोर्शन बच गया था। अरे क्या हो गया, थोड़ा सा लास्ट पोर्शन बच गया था इसमें। अपन लोग जब इस बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या देखा था कि कोलिजन आपके मेनली हेड ऑन कोलिजन में तीन हेड ऑन, और दूसरा क्या था, ऑब्लिक था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा हेड ऑन में तीन कोलिजन थे, कौन कौन से। एक था इलास्टिक, एक था स्ली, हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन में जो था वो नो लॉस ऑफ की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी। इन इलास्टिक कोलिजन का ई जो है वो 0 से तो बड़ा था बट 1 से छोटा था। इसमें देयर वाज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वहीं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम लोग पढ़ रहे थे जब लास्ट क्लास एकदम से कैंसिल हो गई थी। इसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इक्वल्स टू 0 आया था। में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, हालांकि वाली बात है कि because if net momentum is not zero, this implies velocity of center of mass is not zero. This implies there is velocity with particles. पार्टिकल्स का कुछ वेलोसिटी मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। हाँ, अगर नेट मोमेंटम तो हो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपका 100% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कि नेट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद है ना, ई क्या होता था, ई होता था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ई 0 है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, मतलब दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद दूर दूर नहीं जा रहे हैं, दोनों चिपक गए हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो सोच सकते हैं क्या, मान लीजिए आपने दो आटे का बॉल ली, आटा गूथा हुआ आटा बॉल लिया, उसको आमने सामने से दोनों आपस में चिपक गए, तो उन दोनों का कोलिजन क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पल्स पे बेस्ड, जिसमें बुलेट जाके आपके ब्लॉक के अंदर घुस जा रही थी, वो कोलिजन कैसा था, वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन था। ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन लिख देना सफिशिएंट है, वहां पे परफेक्टली लगाने की जरूरत। इन इलास्टिक कोलिजन लिख रहे हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सिर्फ इन इलास्टिक है मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, या परफेक्टली इन इलास्टिक है मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी का लॉस हो रहा है, ई की वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत हो तो बोल दो। किसी को डाउट नहीं है? हम्म? आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? सर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सर वॉइस कट में। कट के आ रहा है। समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर, कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। तो
अब देखते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है। टाइप्स ऑफ कोलिजन तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कोलिजन के दौरान क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन। तो मैंने यहाँ पर ये सिचुएशन ली है जिसमें मेरे पास ये दो बॉल्स हैं। लेट्स से बॉल का नाम ए दे देता हूँ, इस बॉल का नाम बी दे देता हूँ। क्या हुआ है कि बॉल ए इधर जा रही है वेलोसिटी u1 से, बॉल बी भी इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ वेलोसिटी u2 से। ठीक है, मेरा u1 u2 से बड़ा है तभी कोलिजन होगा, अदरवाइज तो कोलिजन होगा नहीं। हाँ या ना? ऐसे में Yes, sir. आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? U क्या होगा? U1 minus U2. u1 माइनस u2, है ना? मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, मैंने इस राइट डायरेक्शन को प्लस ले रखा है, लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस ले रखा है। ठीक है, अगर कोई वेलोसिटी नेगेटिव लेफ्ट साइड में होगी अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगी। तो जब ये दो मतलब हो सकता है नेगेटिव हो जाए u2 तो, या u1 भी नेगेटिव हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगर u1 नेगेटिव और u2 नेगेटिव हो तो कोलिजन होगा क्या? सॉरी, u1 कोलिजन होगा क्या? नहीं होगा। तो क्वेश्चन है इनका सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर आवाज बहुत कट रहा है। इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इस सेंटर ऑफ मास के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u, सेंटर ऑफ मास ucm। ये ucm कितना होगा कोई मुझे बताएगा? ये ucm कितना होगा कोई बताएगा मुझे? हेलो सर सुनाई देगा तब ना बताएं। मैं कह रहा हूं अगर बॉडी ए जिसका मास m1 है, बिना मास का तो नहीं बता पाओगे, ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। ए मूव कर रहा है वेलोसिटी u1 से, बी मूव कर रहा है वेलोसिटी u2 से। तो कोई मुझे बताएगा इसमें यूसीएम कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अब तो साउंड क्लियर हो गई होगी आई होप। M1 U1 plus M2 U2. क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फिर क्या होगा? आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से कोलाइड कर जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली बी थोड़ा और राइट में होगा, ए पीछे से आके कोलाइड करेगा। पर मैं उतनी चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं डायग्राम में चीजें आगे बढ़ाता जाऊंगा तो मेरी स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगी। क्या हुआ है, थोड़ा ये ऑब्जेक्ट्स यहां कहीं पर है, ठीक है, बट मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ए और बी कोलाइड किए ऐसे। कोलिजन जस्ट अभी हुआ ही है, अभी बस दोनों टच किए हैं। ठीक है, अभी अगर टच किए हैं तो अभी ए की वेलोसिटी u1 ही होगी, बी की वेलोसिटी u2 ही होगी अभी के लिए, क्योंकि अभी बस दोनों कांटेक्ट में आए हैं। दोनों का सेंटर ऑफ मास यूसीएम से ही मूव कर रहा होगा कि नहीं? ऑब्वियसली मूव कर रहा होगा यूसीएम से ही। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स अभी आगे मूव कर रहे हैं, पर दोनों ऑब्जेक्ट्स अब थोड़ा डिफॉर्म होंगे एक दूसरे के ऊपर। जब क्या हुआ, जब दोनों कांटेक्ट में आए तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में कि नहीं? बी ने ए पर इधर फोर्स लेफ्ट में फोर्स लगाया, ए ने बी पर राइट में फोर्स लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? ए ने जब दोनों कांटेक्ट में आए तो ए ने बी को दबाया, बी ने ए को दबाया, है ना? Yes sir. Yes, sir. दोनों ने एक दूसरे को प्रेस किया तो दोनों डिफॉर्म हो गए। ये ए डिफॉर्म हो चुका है, यहां बी डिफॉर्म हो चुका है।
मैंने वो सिचुएशन बताई है जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है। यहां पर क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली इसके पहले थोड़ा कम डिफॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा। दैट्स लाइक दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक स्प्रिंग लगा था, उस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आया है। समझ में आया? आया कि नहीं? Yes, sir. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या मैं कह सकता हूं कि V1 और V2 इक्वल होंगे? होंगे कि नहीं? Yes, sir. है ना? एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो ऐसे में आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1, अच्छा इसको मैं लेट से v कह देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 v1, सॉरी v1 तो v ही है, प्लस m2 v अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज क्लियरली इक्वल टू v। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल होगी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट जा तो रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पे VCM मान लेता हूं मैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यहीं पे सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या, मतलब सिंपल सी बात है बट आपको याद होने वाली बात है। VCM और UCM इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। देखो, Sir, नहीं होगी. as no net external force is acting, समझ में आया बात? क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर मैं ए और बी को सिस्टम मान लूं तो कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और मोमेंटम अगर सेम है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टोटल मास। क्योंकि मोमेंटम लिखने का एक और तरीका क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ या ना? बोल दो भाई। हाँ सर। ओके, तो दोनों की वेलोसिटी अभी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर है, और वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर है। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर हुआ। इसके बाद क्या होता है भाई, तो सर इसके बाद वापस से दोनों रीफॉर्म होंगे टकराने के बाद, और अब ये लास्ट मोमेंट में बना रहा हूं जब कांटेक्ट में इसका कांटेक्ट टूट जाएगा। इसके बाद इस मोमेंट पे बॉल ए और ये बॉडी बी है, तो ए और बी की वेलोसिटी v1 और v2 हो गई है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए लिया था, ये v1 v2 और ये वाला v1 v2 इक्वल नहीं है। ठीक है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. ए की वेलोसिटी v1 और बी की वेलोसिटी v2, ये फाइनल वेलोसिटीज है। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी v1 और बी की वेलोसिटी v2 ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहां पर आपका v2 v1 से बड़ा होगा तभी तो कोलिजन खत्म होगा। अगर v1 v2 से बड़ा होगा तो और ए बी के अंदर घुस जाएगा, राइट? दोनों अब दूर दूर जाएंगे ना कोलिजन के बाद, तो मतलब क्या है, v2 बड़ा हो जाएगा v1 से। ऐसे में आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? इट विल बी v2 माइनस v1। समझ में आया? है ना? Yes, sir. और अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली,
VCM कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे VCM हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UCM। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट ही रहती है, हाँ या ना? Yes, sir. नजर आ रहा है सब लोगों को क्या चल रहा है आखिरकार कोलिजन में? ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने लायक हैं वो क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट जो अपन बार बार बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट फॉर entire duration of collision। पूरे का पूरा कोलिजन के दौरान वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है या फिर निग्लिजिबल है। जो अगर फाइनाइट फोर्सेज हो तो वो तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन कुछ इफेक्ट डालेंगे नहीं ना, हाँ या ना? अगला पॉइंट भी मुझे बताएगा, मतलब कोई खास बात जो आपको लगी वो ये है कि एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, V1 equals to V2 is equal to U सेंटर ऑफ मास, है ना? सब कुछ सेम स्पीड से चल रहा होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। एक और खास बात है, मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं सिचुएशन 1 जब कोलिजन शुरू हुआ, इसको बोलता हूं सिचुएशन 2 और इसको बोलता हूं सिचुएशन 3 जब कोलिजन खत्म हो गया, या इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 बोलना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, बट समझ में आ गई बात। इवेंट 1 कोलिजन शुरू, इवेंट 2 मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और इवेंट 3 कोलिजन खत्म, ठीक है? तो इसको चलो इवेंट ही नाम देते हैं, इवेंट 2 और इवेंट 3, ठीक है? आप इवेंट ही लिखना, सिचुएशन मत लिखना। तो मैं कह रहा हूं कि फ्रॉम E1 टू E2, E1 से लेकर E2 के बीच में डिफॉर्मेशन हुआ है, हाँ या ना? और E2 से E3 के बीच में रिफॉर्मेशन हुआ है ऑब्जेक्ट्स का। मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज को? बोल दो। Yes, sir. इवेंट 1 से इवेंट 2 के बीच में जब कोलिजन शुरू हुआ उस वक्त से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बीच में डिफॉर्मेशन बढ़ रहा था, और उसके बाद जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से वापस क्या होगा, सिचुएशन 3 तक रिफॉर्मेशन होगा, है ना? तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन सोचिए क्या हो रहा है। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन जो ए था, ए के ऊपर एक इंपल्स लगा I1, बी के ऊपर भी वही इंपल्स लगेगा I1। क्यों? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लास्ट क्लास में किया था ना? Yes, sir. इंपल्स पे भी लगा सकते हैं। Yes, और इसकी वजह से ए की वेलोसिटी U1 से UCM तक हो गई, बी की वेलोसिटी U2 से UCM तक पहुंच गई, हाँ या ना? yes, sir. तो मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, M1 U1 माइनस I1 इज इक्वल टू M1 इंटू UCM कह सकता हूं? कह सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. ये जो I1 है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। समझ में आई बात? डिफॉर्मेशन का इंपल्स ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, ठीक है? ये ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन मैंने यहां पे लिख दिया है, आप लोग इसके बाद लिखेंगे, ठीक है? समझ में आई बात? तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन क्या हुआ? ए की वेलोसिटी डिक्रीज हुई, बी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन भी यही होगा,
ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन क्या होगा? अच्छा, मैं ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे ए को कंसीडर किया तो मैंने ए के नाम पे इक्वेशन लिखी। आप बी के यूज करके भी ये इक्वेशन लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन भी क्या होगा, ए और बी एक दूसरे पर इंपल्स लगाएंगे। फोर्स अभी भी एक दूसरे को दूर दूर ही ढकेली रहे ना। ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन क्या होगा, देखिए बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट ए है और यहां जो ऑब्जेक्ट दूसरा बी है, दोनों कांटेक्ट में ऑब्वियसली, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से अपने नेचुरल शेप तक जाएंगे। तो बी ए पर अभी भी इधर इंपल्स लगा रहा होगा, ए बी पर अभी भी इधर इंपल्स लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो अभी भी कंप्रेस्ड है ना, वो तो अभी भी दोनों को पुश करेगी ना, है ना? Yes, sir. तो ये जो इंपल्स लगेगा इसको मैं बोल देता हूं I2, ठीक है। यहां पर मैं ए के बारे में ही बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, UCM थी, और फाइनल कितना हो गया, V1 हो गया, है ना? हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो मैं क्या लिख सकता हूं कि M1 इंटू UCM माइनस I2 इज इक्वल टू M1 V1 बोल सकता हूं। बोल सकता हूं ना? Yes, sir. इस I2 को हम क्या बोलेंगे, I2 को हम बोलते हैं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये हो गया I2। और आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की एक और डेफिनेशन है, E इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसीलिए इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिफॉर्मेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफॉर्मेशन। ये बताता है आपको कि रिफॉर्मेशन का इंपल्स इज टू डिफॉर्मेशन का इंपल्स कितना है। और हमें एक बात और बता दूं मैं, ये ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, इसलिए रिफॉर्मेशन का इंपल्स हमेशा ही डिफॉर्मेशन के इंपल्स से छोटा होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. अगर ये दोनों इंपल्स इक्वल हो जाएं तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, कोलिजन इलास्टिक होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन वाला पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इस पे क्वेश्चन आते हैं एकदम लल्लू आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल आते हैं अक्सर कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोलिजन। तो ड्यूरिंग द होल कोलिजन वेलोसिटी सेंटर मास रिमेन्स कांस्टेंट, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, फिर और बोलता है नहीं, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन वेलोसिटी सेंटर मास डिक्रीजेस एंड ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन वेलोसिटी सेंटर मास इंक्रीजेस, ट्रू या फॉल्स। समझ में आई बात? इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एकदम टेक्निकल नहीं, थ्योरेटिकल, तो कुछ खास इसमें नहीं होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी हो गया है? ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जांपल है आपके सामने, two balls of masses 2 kg and 4 kg are moving towards each other with velocity 4 meter per second and 2 meter per second respectively on a frictionless floor. After colliding, 2 kg ball returns with velocity 2 meter per second. We need to find final velocity of 4 kg ball, coefficient of restitution, impulse of deformation and impulse of reformation. ठीक है, डायग्राम बनाते हैं भाई। क्या है हमारे पास, एक 2 kg की बॉल है, एक 4 kg की बॉल है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, इसलिए फ्लोर आने की जरूरत नहीं है। बोला कि आफ्टर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन,
एंड आफ्टर कोलिजन क्या होता है, कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन ये 2 kg की बॉल है, ये रिटर्न विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा जाती है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल, इस 4 kg बॉल की फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी है ये हमें बताना है ना। मैंने क्या किया है, राइट साइड को डायग्राम में प्लस मान लिया है, लेफ्ट साइड को माइनस मान लिया। अब मैं बोलूंगा मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इसलिए 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2 इंटू -2 प्लस 4 v2। कोई दिक्कत, m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। This implies you will get v2 is equal to 1 meter per second। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। v2 पॉजिटिव है तो राइट साइड में ही है। ठीक है, अगला बोल रहा है फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर E क्या होता है बेटा? E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन ये v2 तो आपका 1 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, कोई बताइए फटाफट। ये जो बॉल B है ये राइट में जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, बॉल A लेफ्ट में जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो 20 जाएगा? मीटर पर सेकंड। B हो जाएगा 1 माइनस -2, है ना। अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? 6 है, देख लो खुद से। तो इस B का आंसर क्या आ गया? 0.5। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखते हैं फिर इंपल्स ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो बोलते हैं एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे क्या होता है आपका? v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू, इसके से बहुत ही बढ़िया है, 0 आ गया। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी काफी। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितनी है? 0 है। ठीक है, तो हम फॉर इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे इस 2 kg वाले बॉल को, बोलेंगे पहले जा रहा था कितनी वेलोसिटी से? जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, फिर इस पे इंपल्स लगा, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? लेफ्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड हो गई। यही हुआ है ना इसके साथ, हाँ या ना? सॉरी, डिफॉर्मेशन तक देखना था ना, फाइनल नहीं देखना था। डिफॉर्मेशन में क्या होगा? 0 आ गया, इसकी वेलोसिटी हो गई है 0। ठीक है बेटा, हाँ या ना? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हमें कहां से कहां तक का सिचुएशन कंसीडर करना है? सिर्फ डिफॉर्मेशन वाला, मतलब कि इनिशियल से लेकर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? पी इनिशियल माइनस id, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज id इज इक्वल टू 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 8 kg मीटर पर सेकंड। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नो सर। अगर मुझे इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा आपका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से लेकर फाइनल सिचुएशन तक की बात करनी है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे इस 2 kg का जो वेलोसिटी था कितना था? 0 था। इस पे इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लगा और इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो गई? लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? माइनस आई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 या -2 इंटू 2। दिस इंप्लाइज आई आर इज इक्वल टू
4 kg/s। किसी को दिक्कत? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां से भी आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू 0.5 आ रहा है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। Yes, sir. हम इसको निकालने के बाद, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालने के बाद, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? देखो, No, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम स्कूल के एग्जाम में आपको इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल के एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कम से कम न्यूमेरिकल तो इसका नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ूं? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, two objects having mass m and 2m are moving with velocity 10 meter per second and 8 meter per second towards each other. Find their final velocity after collision if coefficient of restitution is 0.5. ठीक है, सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? दे रखा है एक ऑब्जेक्ट है m, एक ऑब्जेक्ट है 2m, दोनों की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, आपको दे रखा है कि E 0.5 है, आपको दोनों की फाइनल वेलोसिटीज बतानी है। तो लेट्स से फाइनल वेलोसिटी दोनों की हो जाती है v1 और v2। हमें ये v1 और v2 दोनों निकालना है। इसका मास m है, इसका मास 2m। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे मोमेंटम की इक्वेशन। मोमेंटम की इक्वेशन क्या होगी? मोमेंटम की इक्वेशन होगी P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। दिस इंप्लाइज फाइनल मोमेंटम कितना है? mv1 प्लस 2mv2 इज इक्वल टू P इनिशियल कितना है? m इंटू 10 प्लस 8 नहीं प्लस 2m इंटू -8। ठीक है, that is equal to, sorry, this implies m into v1 plus 2v2 is equal to, ये -6m आ गया, mm cancel, this implies v1 plus 2v2 is equal to -6। this is equation 1। ये हुआ मोमेंटम की इक्वेशन। फिर लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या कहता है? ये कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इंप्लाइज, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अच्छा वो तो है ही ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E कितना है? 0.5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? इसका 10 मीटर पर सेकंड, इसका -8 मीटर पर सेकंड, तो 18 मीटर्स पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो आई हैव गॉट टू इक्वेशंस। मैंने क्या कि दोनों को ऐड कर दिया। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया, आई विल हैव v1 तो कैंसिल हो जाएगा, 3v2 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। और इसको मैं अगर यहां डाल दूं तो क्या लिखूंगा? v1 प्लस 2 इज इक्वल टू -6। दिस इंप्लाइज v1 इज इक्वल टू -8 मीटर्स पर सेकंड। तो आपके दोनों आंसर आ गए, v1 और v2 दोनों, -8 एंड 1। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई खास डिफिकल्ट तो है नहीं, जो दो इक्वेशंस अपन को आती, बस वो दो इक्वेशंस लिखी और सॉल्व कर डाला, है ना? कुछ इसमें डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर कॉपी हो गया होगा आई गेस। Yes, sir. नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्पेशल केसेस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, इसमें क्या है? केस 1, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? E इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज
v1 equals to v2. Therefore velocity of center of mass कितना हो जाएगा, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2, एंड क्योंकि v1 और v2 दोनों इक्वल हैं, लेट्स से इसकी these are equal to v, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, so this implies vcm is simply equal to v. मतलब कि क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि v1 will be equal to v2 will be equal to velocity of center of mass, that is equal to m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. ये सब बहुत ही ज्यादा आसान केस है, इसमें कुछ नहीं है. इसमें यूं समझ लीजिए इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 है, therefore nothing occurs after मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. बस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, कहानी खत्म, दोनों चिपक गए, कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग गए. समझ में आई बात? ये कुछ ज्यादा ही आसान केस है, इसमें ये इतना आसान है कि कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है. ठीक है बेटा, ये आप बचपन से कर रहे हो. अपन ने मान लो एक जो आप क्लास 9 में तो ऐसे क्वेश्चन तो किए होंगे ना, एक वुडन ब्लॉक के ऊपर एक गोली मार दी, बताओ फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक के कितनी हो जाएगी अगर गोली ब्लॉक के अंदर रह गई. तो वही तो है, कुछ करना ही नहीं, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम आसान क्वेश्चन. ठीक है, कॉपी हो गया? कॉपी नहीं हुआ अभी तक? यस सर. सर हो गया. मैं आगे बढ़ रहा हूं. इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू इक्वल मासेस, दो इक्वल मासेस का इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन मतलब एकदम आमने सामने से, और इलास्टिक कोलिजन दे रखा है. चलो भैया देखते हैं. ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसका मास m1 है, ये एक और ऑब्जेक्ट इसका मास मान लेते हैं m2 है. ठीक है, ये वेलोसिटी u1 से गया, ये वेलोसिटी लेट से u2 से जा रहा है. अब बोला है, अच्छा m1 और m2 इक्वल है ना, टू इक्वल मासेस, तो m1 और m2 को लिख रहा है, mm लिख रहे दोनों का मास m और m है. ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है. आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला मास m जा रहा होगा वेलोसिटी v1 से, ये वाला मास m जा रहा होगा वेलोसिटी v2 से. मैंने सबको पॉजिटिव ले रखा है, अगर वो नेगेटिव आना होगा तो अपने आप मैथ्स उसका बता दे. मैंने राइट साइड को प्लस, लेफ्ट साइड को माइनस मान रखा है. तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा मोमेंटम की इक्वेशन. मोमेंटम की इक्वेशन तो बहुत ही आसान बनेगी. क्या बनेगी भाई, कुछ ज्यादा ही आसान बनने वाली बेटा. क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम mu1 प्लस mu2. m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, सो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2. दिस इज इक्वेशन 1. ये हो गया मोमेंटम का इक्वेशन. अगला लिखेंगे, फिर एनर्जी का नहीं लिखेंगे, लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन. अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि इलास्टिक दे रखा है. इलास्टिक का मतलब क्या है, E इज इक्वल टू 1 है. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2. ये बन गई आपकी इक्वेशन 2. ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट से, चलो दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 करते हैं. क्या बनेगा, 2v2 is equal to 2u1. this implies v2 is equal to u1. अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, 1 माइनस 2 कर देते हो, तो यू विल गेट 2v1 is equal to 2u2. this implies v1 equals to u2. मतलब क्या मिला हमें, हमें मिला v1 तो हो गया u2 के बराबर और v2 हो गया u1 के बराबर. दैट इज velocities are exchanged. दोनों वेलोसिटी
एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब 1 की वेलोसिटी 2 को मिल जाएगी, 2 की वेलोसिटी 1 को मिल जाएगी। किस केस में? बहुत ही स्पेशल केस है, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए और इलास्टिक भी होना चाहिए। ठीक है, तीनों चीजें हैं, तब कहीं जाके ऐसा होगा कि दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. लेकिन इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, इसलिए याद रखना है। अब मैं केस 3 देखूंगा। कोलिजन विथ वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट, दैट इज M2 जो है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें पहला केस हम ले रहे हैं कोलिजन विथ स्टेशनरी वॉल, मतलब एक बॉल जो है जाके दीवार से टकराएगी। ठीक है, ये मैंने एक दीवार ले ली, इस दीवार पे जाके एक बॉल स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो दीवार तो आपके क्या रखा है, स्टेशनरी है, मतलब ये रेस्ट पर है। ये केस 3 का फर्स्ट केस है। ठीक है ना, ये सब केस है। ये वेलोसिटी मान लेते हैं u से आती है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेट से e है। इसका मास मान लेते हैं m है। तो दीवार पे ये बॉल जाएगी, टकराएगी और टकरा के वापस लौट आएगी वेलोसिटी v से। मैं लिखूंगा, मास तो इसका चेंज हुआ नहीं, तो अगर मैं लिखूं मोमेंटम की इक्वेशन, तो मोमेंटम की इक्वेशन लिखूंगा p फाइनल कितना है बेटा, अगर मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस और बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले रखा है, तो p फाइनल है माइनस mv और p इनिशियल कितना है प्लस mu। क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो क्या लफड़ा हुआ यहाँ पे? क्या मोमेंटम कंजर्व नहीं है? और अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स कहां से आया? समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। Yes, sir. जवाब ये है कि वैसे तो अगर दीवार के बारे में बात करें तो दीवार क्या ग्राउंड से में मतलब अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो अर्थ उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा देगा तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ ठीक है, एक काम करते हैं, बॉल का अर्थ के साथ कोलिजन एज्यूम कर लेते हैं, उसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली अगर बॉल जाकर दीवार से टकरा रही है ना, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तो दीवार की वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि दीवार अर्थ के साथ एसोसिएटेड है, पूरी की पूरी अर्थ की वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। जब एक बॉल जाके दीवार से टकराई, पूरी की पूरी अर्थ की वेलोसिटी चेंज हो गई, पर क्योंकि अर्थ का मास, दीवार का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉल, वो जो वेलोसिटी में चेंज आएगी उसको आप नोट नहीं कर पाओगे, वो निग्लिजिबल आएगी। मैंने जब यहां लिखा है, मैंने मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ बॉल का लिखा है। जितना मोमेंटम का चेंज बॉल का आएगा, उतना ही मोमेंटम में चेंज दीवार में भी आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, पर उसको हम वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेलोसिटी में चेंज निग्लिजिबल होगा, तो इसलिए हमारे मोमेंटम की इक्वेशन जो है वो यूजलेस है। ठीक है, दिस मोमेंटम इक्वेशन इज यूजलेस अगर एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत 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 ज्यादा हो तो। ठीक है, समझ में आई बात? गलत नहीं है, यूजलेस है। समझ में आया कि नहीं आया? मोमेंटम अभी कंजर्व रहेगा बट हम उससे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दूसरी क्वेश्चन बचती क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। बेसिकली फर्क ध्यान क्या देना है कि अगर एक हल्का ऑब्जेक्ट एक भारी ऑब्जेक्ट से जाकर टकराता है तो उस भारी ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या होगा, दीवार पहले भी रेस्ट पे थी, बाद में भी रेस्ट पे रही, इसलिए एक अननोन तो ऐसे ही कम हो गया और दीवार की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, इस गेंद के लिए बात करेंगे, इस बॉल के लिए बात करेंगे, और सॉरी गेंद के लिए बात करें, अगर हम अकेले बॉल के लिए बात करें तब तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा नहीं सकते, और बॉल और दीवार को साथ में लोगे तो दीवार के बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इतना बोल रहे हो कि इसकी वेलोसिटी में चेंज निग्लिजिबल है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सो मोमेंटम की इक्वेशन लिखना ही बेकार है,
सिर्फ कंफ्यूज करेगा आपको। ध्यान रखना है इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे ऐसे केस में, सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन यूज करेंगे। हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इंप्लाइज, यहां पे देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v है, इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u है। यही आपका आंसर है, v इज इक्वल टू eu। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर है ना एकदम? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब है तो फिर कोलिजन विद मूविंग ट्रक, मतलब एक मैंने पिंग पोंग की बॉल ली, हल्की सी प्लास्टिक वाली बॉल ली और मूविंग ट्रक पे मार दिया, तो क्या उससे ट्रक की वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो ये मेरा ट्रक है, और इधर मेरी एक छोटी सी पिंग पोंग की बॉल है। इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। कैपिटल एम जो है इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल एम। इस बॉल को मैंने वेलोसिटी u1 से इधर फेंका और ट्रक वेलोसिटी u2 से इधर आ रहा है। ठीक है, दिस इज v4। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये बॉल लौट जाएगी इधर की तरफ वेलोसिटी v1 से, और ये ट्रक, बार बार थोड़ा बनाऊंगा, ट्रक जो है इसी वेलोसिटी u2 से मूव करता रहेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? होगा ना? Yes, sir. ट्रक की वेलोसिटी में चेंज आएगा बट वो चेंज निग्लिजिबल है, इसलिए हम उस ट्रक के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, मोमेंटम के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। हम इक्वेशन कौन सी लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का लिखेंगे। क्या कहता है ये, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इंप्लाइज, यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, v1 माइनस u2 होगा कि नहीं है, होगा कि नहीं? Yes, sir. e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u1 प्लस u2 है। दिस इंप्लाइज v1 इज इक्वल टू eu1 प्लस 2, सॉरी 2 नहीं, प्लस 1 प्लस e टाइम्स u2। कोई दिक्कत? No, sir. तो बेसिकली बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मासिव हो, तो सिर्फ उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करते हैं, सीधे आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा वेट का है तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करने से ही सीधे आंसर मिल जाता है, हमें कुछ खास करना नहीं पड़ता, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये हमारा स्पेशल केसेस हो गए, है ना। देखिए पहला वाला एकदम लल्लू, जिसमें दोनों चिपक गए तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर हो गई। दूसरे वाले में वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, कब, जब दोनों का मास इक्वल है, हेड ऑन कोलिजन है और कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तीसरे में अगर एक का मास दूसरे से बहुत ज्यादा है तो सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाना है, एक लाइन दो लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, 3 balls A, B and C of same mass are placed on a frictionless horizontal plane in a straight line. Okay, तो मैंने ये ले लिया A, ये ले लिया मैंने B, ये ले लिया मैंने C, एक स्ट्रेट लाइन में है, तीनों का मास रखा है स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m। बॉल A is thrown towards middle ball B with velocity u। बॉल A को हमने B की तरफ वेलोसिटी u से फेंका है। If all the collisions are elastic, find final velocity of all the balls। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. क्या होगा, ये बॉल A जाके B से टकराएगी। क्या होता है जब दो इक्वल मास के ऑब्जेक्ट्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं हेड ऑन वाला, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, इसलिए A रुक जाएगा और B के पास वेलोसिटी u हो जाएगी। हाँ या ना?
हाँ है ना। ए और बी ने अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली, ए की वेलोसिटी यू बी को मिल गई, बी की वेलोसिटी 0 ए को मिल गई। ठीक है बेटा। Yes, sir. फिर क्या हुआ, ए तो रुका हुआ ही है, बी गया सी से टकराने, बी रुक गया और सी निकल गया वेलोसिटी यू से। हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटीज 0 0 u, 0, 0, u आर द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है भाई, सब परेशान क्यों हो रहे हो उसमें। आगे बढ़ रहा हूं। Find final velocities of each ball in the following cases if all collisions are elastic and all balls have equal mass. इसकी वेलोसिटी आपको u1 दे रखी है, इसकी वेलोसिटी आपको u2 दे रखी है, सबका मास इक्वल दे रखा है, लेट्स से m m m m, और सारे के सारे कोलिजन्स इलास्टिक हैं, मतलब E आपका हमेशा 1 है। ठीक है। इसमें कोई मुझे बताएगा फाइनल वेलोसिटीज कैसी होंगी? क्या है देखिए बेटा, ये m जाकर इस m से टकराएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ये वाला m वेलोसिटी u से चला जाएगा, ये m जाके इस m से टकराएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ये वाला वेलोसिटी u से इधर चला जाएगा। ठीक है, a b c और d। फिर b और c टकराएंगे, a अपनी जगह पर है, d अपनी जगह पर है, b और c कोलाइड करेंगे, अच्छा u1 u2 रहेगा ये, b और c टकराएंगे तो c की वेलोसिटी b के पास u2 और b की वेलोसिटी c के पास u1 एक्सचेंज हो गया। फिर ये c जाके d से टकराएगा, b जाके a से टकराएगा, तो b रेस्ट पर, इधर c रेस्ट पर, a चला जाएगा इधर वेलोसिटी u2 से, d चला जाएगा इधर वेलोसिटी u1 से। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? क्या हो गया भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा ना आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, सिर्फ वेलोसिटीज एक्सचेंज करते जाना है कोलिजन के बाद। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो। No, sir, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। A moving neutron collides, collides गलत लिखा हुआ। A moving neutron undergoes head-on elastic collision with a nucleus of atom having mass number A at rest। मतलब न्यूक्लियस रेस्ट पे था, मास नंबर उसका A है, न्यूट्रॉन जाके उससे कोलाइड करता है। कैसा कोलिजन है? हेड ऑन है और इलास्टिक है। What fraction of kinetic energy is lost by neutron? अब यहां पे सवाल उठता है, सर इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस कैसे होगा? इलास्टिक कोलिजन में क्या एनर्जी का लॉस होता है, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है क्या? नहीं होता ना, और तो कौन एनर्जी नहीं है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी तो है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होता ही नहीं है, फिर ये कैसे बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन? बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है किसके बीच में, पूरे सिस्टम में। इस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को का कुछ पोर्शन न्यूक्लियस लेके तो भाग सकता है ना, है ना? क्या हुआ? क्या होगा? न्यूट्रॉन
प्लस न्यूक्लियस, जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, पर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन लेकर न्यूक्लियस चला जाएगा और न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन लॉस न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी के कुछ पोर्शन का लॉस कर देगा। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन। ये नहीं बोला कि लॉस्ट बाय सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 AMU होता है ना अप्रोक्सीमेटली, और इधर एक आपके पास न्यूक्लियस है जिसका मास कितना होगा, क्योंकि मास नंबर A है इसलिए इसका मास हो जाएगा A AMU, है ना। ये आपके पास एटम है X, ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने काम किया अपनी सहूलियत के लिए, इस 1 AMU को M मान लिया तो इसका मास हो गया AM, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको बोला गया है कि न्यूट्रॉन जाके उससे टकराता है, लेट से वेलोसिटी u से आता है, टकराता है, तो आपके हम बोल देते हैं इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी न्यूट्रॉन के पास, दैट इज k नॉट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। एटम आपका रेस्ट पे था, न्यूक्लियस आपका रेस्ट पे था, इसलिए जब ये न्यूट्रॉन जाके इससे टकराएगा तो उसके बाद मान लेते हैं न्यूट्रॉन के पास वेलोसिटी आ जाती है v1 और इस एटम X के पास वेलोसिटी आ जाती है v2, इसका मास am है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोमेंटम की इक्वेशन। मोमेंटम की इक्वेशन हमें बतलाती है कि m v1 प्लस am v2 इज इक्वल टू m u। दिस इंप्लाइज v1 plus av2 is equal to u, this is equation 1। फिर लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या बोला हमें कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहाँ पे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ई आपका 1 है, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1, दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स, ई तो 1 है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज, ध्यान दीजिएगा सिर्फ ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो ये हो गया velocity approach is u, v2 minus v1 is equal to u, this is equation 2। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, v1 कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट 1 प्लस a v2 is equal to 2u, this implies v2 is equal to 2u upon 1 plus a, ठीक है। मैंने ये v2 यहां डाल दिया जिससे मुझे v1 मिल जाए, तो मुझे मिल जाएगा दिस इंप्लाइज v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u, दैट इज इक्वल टू 2u अपॉन 1 प्लस a माइनस u, दैट इज 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a इंटू u। ये आपका v1 है, ठीक है। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी k हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर इंटू 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन फाइनल। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, k नॉट माइनस k, इनिशियल k नॉट था, फाइनली k हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू k नॉट माइनस k। हमें निकालना है क्या है, वी नीड टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट अपॉन k नॉट, तो k नॉट माइनस k अपॉन k नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस k अपॉन k नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस k अपॉन k नॉट इज, ये तो k नॉट ही है ना, k अपॉन k नॉट इज 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। इजी है ना भाई, कोलिजन कुछ डिफिकल्ट नहीं कोलिजन में।
मैं भी 10 मिनट और लूंगा क्लास आपकी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, अगर कॉपी नहीं किया है तो। मैं बढ़ रहा हूँ अगले 5 सेकंड में। नेक्स्ट है, अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h ऑन ग्राउंड। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, फाइंड द हाइट अप टू व्हिच द बॉल विल राइज आफ्टर वन बाउंस। क्या होगा? देखिए, ये आपका ग्राउंड है, फ्लोर है मान लेते हैं। इस फ्लोर पर हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, इसको ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ हाइट h। ठीक है, बोला है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो बॉल कितनी हाइट तक वापस बाउंस करेगा। ठीक है, ओके। तो ये बॉल गिरी 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 जमीन पे पहुंची। लेट से ये पहुंची है वेलोसिटी v0 से, अभी तक कोई बाउंस नहीं हुआ है, v0 से बॉल ग्राउंड तक पहुंची। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? आया ना? बोलो। यस सर। तो इसके बाद ये बॉल बाउंस होगी, बाउंस होके चली गई, एक बाउंस हुई तो वेलोसिटी v1 मान लेते हैं इसकी। क्या मैं लिख सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू ई v0? क्यों? क्योंकि सिचुएशन कौन सी है, कंडीशन कौन सी है? एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैसिव है इन कंपैरिजन टू दूसरा ऑब्जेक्ट, वही वाली सिचुएशन है ना। तो v1 इज इक्वल टू ई v0 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन के पहले वेलोसिटी अप्रोच कितना? v0। कोलिजन के बाद वेलोसिटी सेपरेशन कितना? v1। तो v1 इज इक्वल टू ई v0। तो इससे ये उछलता है, हाइट h1 तक जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं h1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि अगर वेलोसिटी u से ऊपर फेंकते हो तो कितने हाइट तक जाता है? u स्क्वायर बाय 2g तक जाता है। दैट इज इक्वल टू ई v0 का होल स्क्वायर by 2g, that is equal to e square into v0 square by 2g, that is equal to e square into v0 square कितना है? 2gh upon 2g, 2g मर गया, so this is equal to e square h। तो एक बाउंस के बाद कहां तक पहुंचेगा? e square h तक। h1 कितना आया? e square h। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत? ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ रहा हूं फिर। अगला है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द हाइट अप टू विच द बॉल विल राइज आफ्टर n बाउंसेस। n बाउंस के बाद बॉल कहां तक राइज करेगी ये बताना है। समझिए बात को, इनिशियल h0 था, फर्स्ट बाउंस के बाद h1 कितना हो गया था? e स्क्वायर h0 आ गया था, है ना। h0 कितना था? h था। सेकंड बाउंस के बाद कहां तक पहुंचेगा? ध्यान दीजिए, h2 हो जाएगा। दैट्स लाइक सेइंग कि ये जो बॉल h1 हाइट से गिरी है वो कहां तक राइज करेगी? देखो h हाइट से गिरने पे e स्क्वायर h, h1 हाइट से गिरने पर e स्क्वायर h1 आया ना। तो h2 हो जाएगा e स्क्वायर h1। बेटा रेस्पॉन्ड तो कर दिया करो यार, अकेले क्या मैं डब्बे को सामने बोले जा रहा हूं। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर h0। थर्ड बाउंस के बाद क्या हो जाएगा? h3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर h2, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका e टू पावर 4 h0, ये हो जाएगा e टू पावर 6
एच नॉट एंड सो ऑन। ऐसे n बाउंड्स के बाद क्या हो जाएगा, e टू पावर 2n e टू पावर 2n इंटू एच नॉट। ठीक है, यस सर। n बाउंड्स के बाद हाइट हो जाएगी e टू पावर 2n इंटू एच नॉट। यहां तक बॉल राइज करेगी आफ्टर n बाउंसेस। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास है ऑब्लिक कोलिजन। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि पूरा तो आज हो नहीं पाएगा। ऑब्लिक कोलिजन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्लास ओवर अभी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आज अगर क्लास टाइम पे शुरू हो पाती तो हो जाता आज खत्म। ठीक है, सिर्फ ऑब्लिक कोलिजन बचा है। ऑब्लिक कोलिजन में एक बात बोलता हूँ, आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में अगर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब थ्योरी आ सकती है, क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। और वो थ्योरी आएगी जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्या? जो लाइन ऑफ कोलिजन है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं होती बॉल्स की, ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। अभी के लिए क्लास खत्म, ओवर है।